बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अप्रैल 2023 महीने से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो कि निश्चित तौर पर 2023 में बिहार में आयोजित होने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। इस सीरीज की विशेषता यहाँ पर यह होती है कि सारे चुनिंदे प्रश्नों का संग्रह होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है, और सारे प्रश्नों से संबंधित जो भी संबंधित तथ्य होते हैं उसका भी यहाँ पर विश्लेषण आपको दिया जाता है। तो इस लिहाज से ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने भी छात्र इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहे तो इसका पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वैसे छात्र जो पहली बार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको आश्वस्त कर दूं कि पूरे बिहार में बीपीएससी मेकर का करंट अफेयर्स क्यों खास है, वो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अंदाजा लगा पाएंगे। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न आपको अंत में पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा है अप्रैल महीना, और अप्रैल महीने का हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह देख रहे हैं। तो इस दिशा में हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको बता दूं कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है, और इसकी अवधि होगी मार्च 2028 तक। ये अवधि को भी आपको ध्यान रखना, खास करके इस तरह के जो तिथि वाले प्रश्न होते हैं, जो डेटा वाले प्रश्न होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत हुई है और ये मार्च 2028 तक संचालित होगी चौथा कृषि रोड मैप। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, कृषि से संबंधित ही एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है कि कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। और आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगस्त 2022 में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री की बात हो रही है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया था। इसके शुभारंभ कब हुई थी, ये डेट भी आपको ध्यान रखना, अगस्त 2022 में, और ये 11वीं कृषि जनगणना थी, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही है कृषि के बारे में, तो बिहार के संदर्भ में एक जानकारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में हमने जानकारी लिखा है। यह अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, खास करके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि अब तक केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है। हालांकि इन सारे तथ्यों का संग्रह हमने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में किया है। आप डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर वो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर ही केंद्रित है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स की श्रृंखला, जो कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की श्रृंखला है, तो इसके तहत आपको यहाँ पर पुनः हमने शामिल कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि 2011-12 में चावल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था, उसके बाद 12-13 में गेहूं के लिए, और फिर उसके बाद 2015-16 तथा 16-17 में मक्का के सर्वोत्तम या फिर सर्वाधिक उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था, और इसके बाद 2017-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना कि 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिल चुका है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी जो अनाज होते हैं उसका जो सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जो राज्य होता है उसे ये अवार्ड दिया जाता है। तो 5 बार बिहार ये अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। अब यहाँ पे जो की बात हो रही है कृषि के बारे में, तो अभी हाल ही में जो बिहार बजट पेश हुआ, तो इसमें कृषि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, ये सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाया गया है। दरअसल आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, हाल ही में वित्त मंत्री, जो कि बिहार के मौजूदा वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, तो इन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, और इसके तहत कृषि विभाग के लिए 3,639 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। तो ये आंकड़े भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ये सभी तथ्य एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रख रही है। सभी चीजों को यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि इसके बारे में यहाँ पर भी हमने विस्तार पूर्वक जानकारी दे दिया। ऊपर हमने कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में लिखा है, साथ साथ नीचे यहाँ पर जो बजट पेश हुआ, कृषि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया, वो यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है।
अब यहाँ पर सवाल उठता है बिहार दिवस की। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस जो भी मनाया गया, ये मनाया गया जापान में। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था किस देश में ये मनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जापान में अभी हाल ही में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार फाउंडेशन जापान द्वारा 3 अप्रैल 2023 को 111वां स्थापना दिवस या फिर बिहार दिवस मनाया गया। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि बिहार दिवस की बात करें तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दरअसल इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है, उसमें से जो अति महत्वपूर्ण है ये वाला है कि 2023 में जो दिवस मनाया गया इसका निर्धारित थीम क्या था। तो 2023 में जो इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो इसकी थीम थी, ये किसके तहत निहित है? तो आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार की नीतीश सरकार जो है, नीतीश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। कौन सी योजना है? आपको याद होगा, हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। ये योजना है 7 निश्चय योजना। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत निहित है। इसी के तहत इसका थीम इसे निर्धारित किया गया था 2023 में 111वें बिहार स्थापना दिवस की। हालांकि पिछले वर्ष 2022 में जो 110वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था जल जीवन हरियाली। ये सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें 7 निश्चय योजना के बारे में, जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, आपको यहाँ पर यह जानकारी ध्यान रखना है कि 7 निश्चय योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। यानी कि जो इसका पहला संस्करण था, फेज 1 जो था, पार्ट 1 जो था, ये 2015 से शुरू हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में 2020 से जो संचालित है ये फेज 2 अर्थात पार्ट 2 है। और इसी के तहत जो 111वां बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम निर्धारित था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। निश्चित तौर पर इसका जरूर से जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही बिहार की, अभी हाल ही में हमने आपको बिहार के बारे में जानकारी दिया था, लेकिन पुनः से यहाँ पर रिवीजन पर्पज से हमने सारी चीजें शामिल किया है। जैसे कि भारत वाले मैप पर आप जो ये देख रहे हैं, ये बिहार की स्थिति है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए बिहार की चौहद्दी क्या है। तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये बिहार की चौहद्दी है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी के बारे में बात करें तो बिहार की जो राजधानी यह है पटना। पटना के बारे में 2 अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किसने करवाया था? तो पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था अजात शत्रु के द्वारा लिच्छवियों पर आक्रमण के लिए। जबकि वहीं पर बात करें पटना नगर को बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो उदयन को जाता है पटना नगर को बसाने का श्रेय। ये 2 अति महत्वपूर्ण तथ्य है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि आपको ये ध्यान रखना है ये बिहार के 41वें राज्यपाल अर्थात गवर्नर है, अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आप सभी जानते हैं बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। और फिर यहाँ पे हमारा अगला होगा बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। आप सभी को मालूम है अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका निर्धारित थीम था आई लव स्पैरो। ये जानकारी हमने आपको दिया था, आपको याद होगा। फिलहाल अब यहाँ पे हमारा अगला है राजकीय पशु है बैल यानी कि ऑक्स। हमारा अगला पॉइंट है राजकीय वृक्ष है बिहार का पीपल। जबकि राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल है गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड। राजकीय फूल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कचनार को बोल देते हैं बिहार का राजकीय फूल। लेकिन नवीनतम जो डेटा है, जो नवीनतम राज्य सरकार की घोषणा है, इसके आधार पर राजकीय फूल जो है बिहार का ये गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड है। अब वहीं पे हमारा अगला पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। और एक जानकारी यहाँ पर यह ध्यान रखें, जब तक 2021 वाला जनगणना संपन्न नहीं हो जाता है तब तक ये 2011 वाला जो जनगणना है उसी का आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होता है। 2011 में पिछली बार हुआ था और 2021 में होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें देरी हुई है। तो आने वाले समय में देखिए, जब ये जनगणना संपन्न होगा 2021 वाला,
तो जब ये आंकड़े आएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा आंकड़े आने में खास करके। तो निश्चित तौर पर जो आगामी एग्जाम है खास करके, तो वहाँ पर आपको 2011 के जनगणना से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 2001 वाला जो जनगणना का आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो वो नहीं पूछा जाएगा। निश्चित तौर पर 2011 के जनगणना के आंकड़े आपको पूरी तरह से एकदम से उसका जो निचोड़ होता है आप लोग याद करेंगे, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ पर है प्रश्न कि जनसंख्या घनत्व बिहार का जो है यह है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि बात करें क्षेत्रफल की, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिस समय बिहार का बंटवारा हुआ था। पिछली बार बिहार का जो बंटवारा हुआ, जो झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आपको ध्यान रखना संपूर्ण भूभाग का जो बिहार झारखंड का सम्मिलित क्षेत्र था, इसके भूभाग का 46% जो भूमि के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। ये सारी जानकारी आपको याद होगा, हमने कई बार बतलाया है। बिहार की राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। जबकि बात करें बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। हालांकि इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें बिहार में निर्धारित है। हालांकि इसके अतिरिक्त बिहार के लोक नृत्य में जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया, विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि दो स्वास्तिक के बीच में, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये स्वास्तिक का चिन्ह है, और दो स्वास्तिक के बीच में ये जो बोधि वृक्ष आप देख रहे हैं यही बिहार का राजकीय चिन्ह है। सम्मिलित तौर पर दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष जहां पर भी आप देखते हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह को ही इंगित करता है। निश्चित तौर पर ये सभी फैक्ट आपके बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर बिहार के इस मैप को देख सकते हैं। मैप से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में बना था कि बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कुल मिलाकर 9 जिलों के साथ राजधानी पटना अपनी सीमा को साझा करता है। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में बिहार में या फिर बिहार को 9 प्रमंडल या फिर 9 डिवीजन में बांटा गया है और इन 9 प्रमंडलों के अंतर्गत जिलों की संख्या है 38। ये सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा हाल ही की बात यहाँ पर हो रही है, तो हाल ही में 2023 की यहाँ पर बात हो रही है। एक्चुअली में यहाँ पर आप चाहें तो इंडिकेट भी कर सकते हैं कि हाल ही में 2023 में अगर हम बात करें तो बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया। लेकिन वहीं पर एक जानकारी ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि मिथिला मखाना को वर्ष 2022 में जीआई टैग दिया गया था। आप यहाँ पर कंफ्यूज करके ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर नहीं कर देंगे, क्योंकि मिथिला मखाना को जो जीआई टैग मिला है ये 2022 में, एक साल पहले पिछले वर्ष मिला है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रश्न में पूछा गया हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला, तो मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। हालांकि इसके बारे में यहाँ पर अब हम लोग विस्तार से जानेंगे, सारी चीजें ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल, जो कि काली मिर्च की तरह दिखने वाला एक चावल की प्रजाति है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आपको ध्यान रखना यह चावल अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है। इसे चावल का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ये पश्चिमी चंपारण जिले का चनपटिया प्रखंड है। ये मरचा चावल का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो इस भौगोलिक क्षेत्र को अभी हाल ही में ये जीआई टैग इस उत्पाद से संबंधित दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट होगा जीआई टैग से संबंधित बिहार के उत्पादों को जो अब तक जीआई टैग मिला है वो कंप्लीट सूची हमने आपके समक्ष रखा है। निश्चित तौर पर ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। हालांकि अब तक की बात करें तो अब तक बिहार को 3 कैटेगरी में ये जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इन कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहला हमारा है खाद्य पदार्थ। तो इस कैटेगरी में एक उत्पाद है सिलाव खाजा, जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। हालांकि हस्तकला की बात करें तो इसमें सुजनी कढ़ाई, सिक्की ग्रास, मधुबनी पेंटिंग, अल्पिक या फिर खटवा, साथ साथ भागलपुरी सिल्क, ये सभी हस्तकला को बिहार से संबंधित जो भी कर सकते हैं हस्तकला है इसे जीआई टैग दिया गया है। जबकि कृषि उत्पाद की बात करें तो कृषि उत्पाद में शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, मिथिला मखाना, ये सभी को जीआई टैग दिया गया कृषि उत्पाद कैटेगरी में। तो बिहार से संबंधित इन सारे कृषि उत्पादों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है। मिथिला मखाना कृषि उत्पाद कैटेगरी में बिहार से जीआई टैग प्राप्त करने वाला 5वां कृषि उत्पाद था। हालांकि मरचा चावल को जो भी हाल ही में जीआई टैग मिला है ये 6ठा कृषि उत्पाद है बिहार से, जिसे कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया। अभी हमने आपको जानकारी दिया कि मरचा चावल पश्चिमी चंपारण जिले की चनपटिया प्रखंड से संबंधित है, यानी कि जो इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है ये चनपटिया प्रखंड ही है।
अब यहाँ पर जीआई टैग की बात हो रही है, तो जीआई टैग के बारे में कुछ अहम जानकारी है। जैसे किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है, ये 1999 के एक्ट के आधार पर ही दिया जाता है। उसे एक कानूनी अधिकार दिया जाता है, संबंधित भौगोलिक जो भी क्षेत्र होते हैं, जो भी राज्य होते हैं, उसे उसका कानूनी अधिकार दिया जाता है। और किसी वस्तु या उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है, उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग आसान हो जाती है जीआई टैग मिलने से, यानी कि उस वस्तु को एक प्रकार से अलग पहचान मिलती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि जीआई टैग रजिस्ट्री के बारे में हमने आपको जानकारी दिया कि जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है, कई बार हमने बतला है, ये ध्यान रखेंगे। और मरचा चावल के बारे में उसी चीज को यहाँ पर हमने पुनः लिख दिया कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला ये बिहार से छठा कृषि उत्पाद है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। ये चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी पूछे जाए तो सारे विकल्पों को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प होगा कि इसके अनुसार बिहार पहले स्थान पर है। इस विकल्प की बात करें तो ये हमारा यहाँ पर असत्य है, क्योंकि बिहार इसमें पहले स्थान पर नहीं है। यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बात करें इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसमें कर्नाटक शीर्ष पर है, ये भी सत्य है। पहली बार ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 2019 में प्रकाशित हुई थी, तो ये भी सत्य है। चूंकि हमें पहचान करनी थी कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ये कथन सत्य नहीं बल्कि असत्य है। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी हमने विस्तार से लिखा कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि आईजेआर 2022 के अनुसार कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि इस मामले में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। हालांकि वहीं भी हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि रिपोर्ट में तमिलनाडु दूसरा, तेलंगाना को तीसरा, वहीं राजस्थान 15वें और बिहार 16वें, पश्चिम बंगाल 17वें और उत्तर प्रदेश आखिरी अर्थात 18वें स्थान पर है। तो बिहार के संदर्भ में साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। तो तमिलनाडु को दूसरा स्थान और तेलंगाना को तीसरे स्थान पर रखा गया है। बिहार के संदर्भ में आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार को 16वें स्थान पर रखा गया है। सबसे पहले शीर्ष पर कर्नाटक है और सबसे आखिरी पर या फिर अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि इस रिपोर्ट की बात करें तो यह टाटा ट्रस्ट की पहल है और यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। हालांकि इसका जो पहला संस्करण है वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई थी। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, टाटा ट्रस्ट की एक पहल है और ये इसका तीसरा संस्करण है जो कि अभी हाल ही में जारी हुआ और ये पहली बार 2019 में जारी हुआ था। हालांकि ओवरऑल रैंकिंग के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी को दर्शाया गया है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। बिहार की बात करें तो बिहार 4.32 अंक के साथ 16वें स्थान पर है। ये जो आंकड़ा है बिहार से संबंधित कि 4.32 अंक के साथ बिहार 16वें स्थान पर, ये अति महत्वपूर्ण है। इस तरह के डेटा भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश 3.78 अंक के साथ सबसे अंतिम स्थान पर रहा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक 6.38 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख लेना है। क्योंकि बात हो रही यहाँ पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की या फिर जस्टिस की, तो ऐसे में यहाँ पर हमने चर्चा किया है पटना उच्च न्यायालय के बारे में, क्योंकि यहाँ से संबंधित एक प्रश्न अभी हाल ही में बना है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट यानी कि पटना उच्च न्यायालय के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, ये कृष्णन विनोद चंद्रन बने हैं। ये केरल के रहने वाले हैं और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना, इनसे पहले यानी कि पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने से पहले वे केरल हाईकोर्ट के जज थे। इसी पॉइंट को यहाँ पर दर्शाया गया है कि वे अब तक केरल हाईकोर्ट के जज थे और वे 2025 तक इस पद पर सेवा देंगे। यानी कि पटना हाईकोर्ट में जो मुख्य जज के तौर पर या फिर चीफ जस्टिस के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है, वे 2025 तक इस पद पर रहेंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। ये 3 अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला है कि वे बिहार के पटना जो हाईकोर्ट है इसके कौन से न्यायाधीश बने हैं। आपको ध्यान रखना 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजय करोल का इन्होंने स्थान लिया। इनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के बारे में एक अहम जानकारी है कि पटना हाईकोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की। तो पटना हाईकोर्ट ने जो अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है, एक छठे मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री ललित मोहन शर्मा। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि एक कॉमन प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए कि पटना हाईकोर्ट या फिर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। निश्चित तौर पर ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए रिपीटेड प्रश्न है। इसकी स्थापना हुई थी 3 फरवरी
1916 को, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने जो अपना कार्य प्रारंभ किया था, ये तिथि है 3 फरवरी 1916। इसी तिथि को इसका स्थापना दिवस माना जाता है, तो निश्चित तौर पर ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि अप्रैल 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। आपको जानकारी यहां पर दे दूं कि राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने देश भर के सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को लेकर सर्वेक्षण कराया था और जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार का समस्तीपुर जिला को पहला स्थान मिला है। ये आपको यहां से ध्यान रखना। अप्रैल 2023 में ये रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर समस्तीपुर जिला जो बिहार का है, ये पहला स्थान प्राप्त किया है राष्ट्रव्यापी, यानी कि पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में इसको पहला स्थान मिला है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार का शेखपुरा और सुपौल जिले को तीसरे स्थान पर रखा गया। जबकि बांका जिले की बात करें तो बांका जिले को देश भर में चौथा स्थान मिला है। तो ओवरऑल 1, 2, 3, 4 जो टॉप 4 रैंक है, इसमें बिहार के 4 जिले, पहले स्थान पर समस्तीपुर, दूसरे स्थान पर शेखपुरा, तीसरे स्थान पर सुपौल और चौथे स्थान पर बांका जिला रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा, बिहार के बांका की यहाँ पर चर्चा हुई है, तो बांका के संदर्भ में ही यहाँ पर हमने अगले पॉइंट को ऐड किया है। तो बिहार का जो पहला रोपवे है ये नालंदा जिले के राजगीर में है। सभी छात्र लगभग जानते हैं कि बिहार का पहला रोपवे बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बनाया गया। जबकि बात करें बिहार के दूसरे रोपवे की, तो बिहार का जो दूसरा रोपवे है ये बांका जिले के मंदार में कार्यरत है। बांका जिले की बात करें तो आपको हमने कई बार जानकारी दिया था कि बांका जिला जो ये भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार का जो सबसे छोटा प्रमंडल है ये भागलपुर प्रमंडल, इसके अंतर्गत महज 2 जिले हैं, ये जिले हैं भागलपुर और बांका। आई थिंक ये सारी बातें आपको याद होगी। हालांकि जल जीवन सर्वेक्षण को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, आप इस रिपोर्ट को यहाँ पर इसे चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जो हाई अचीवर्स डिस्ट्रिक्ट है, जो हाई अचीवर्स जिले हैं, वो सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर बिहार के जिले हैं। जबकि बात करें हम यहाँ पर टॉप 5 में, तो टॉप 5 में 5वें स्थान पर तमिलनाडु का एक जिला है वेल्लोर। हालांकि यहाँ पर हमने इसे बड़ा करके आपको दिखाया है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। इसमें एक अहम जानकारी आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि इसमें जो बिहार के 3 जिले टॉप 3 में है, एक तो है समस्तीपुर, शेखपुरा और सुपौल। हालांकि 5 जिले इसमें है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हम 3 जिलों की बात करेंगे, क्योंकि 3 जिले 100% अंक के साथ इसमें प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर है। ये 3 जिले हैं समस्तीपुर, शेखपुरा और सुपौल। ये जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी के बारे में यहाँ पर प्रश्न बना है। तो बीपीएससी की जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। अभी हाल ही में इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी भारत के संविधान द्वारा बनाई गई एक संस्था है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी और प्रारंभ में इसका मुख्यालय रांची में स्थापित किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना, लेकिन वर्ष 1951 में इसका मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित किया गया, 1951 में। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में बीपीएससी के चेयरमैन कौन है। तो अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन है। और फिर यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस स्थान पर बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोषणा के आधार पर भागलपुर में एक बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा हाल ही में पटना में बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और यहीं पर बिहार के भागलपुर में एक बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा किया गया। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना, एक जानकारी आपको मैंने दिया था जो कि अति महत्वपूर्ण है कि खेल
खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी जो मान्यता मिला एक स्वायत्त संस्था के रूप में, ये मिला 25 मार्च 2023 को। इससे मान्यता मिलने के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार में खेल और खिलाड़ियों से संबंधित कोई भी फैसला लेने के लिए अब स्वतंत्र है। ये जानकारी हमने आपको दिया था, आई थिंक आपको याद होगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो मौजूदा महानिदेशक हैं ये रविंद्रन शंकरन है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले बात हो रही थी बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन की जो सर्वोच्च संस्था है यह है BWF अर्थात विश्व बैडमिंटन महासंघ। अब इसके बारे में यहाँ पर हमने जानकारी लिखा है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ की जो स्थापना हुई थी ये 5 जुलाई 1934 को हुई थी और 9 संस्थापक देशों के साथ इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। 1934 की बात हुई तो 1934 के बारे में बिहार के संदर्भ में एक जानकारी याद रखेंगे। बिहार भी 1934 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया था, तो इस लिहाज से ये जो तिथि है या फिर जो ईस्वी है बिहार से संबंध रखता है। तो 1934 में ही ये भूकंप आया था। हालांकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं विश्व बैडमिंटन महासंघ की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 5 जुलाई 1934 को संस्थापक देशों के साथ 9 संस्थापक देशों के साथ लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ हुई थी। वर्तमान में इस महासंघ में 196 सदस्य देश या फिर सदस्य संघ है। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। स्थापना के वक्त इसका मुख्यालय चेल्टेनहैम में यूके में था, लेकिन 1 अक्टूबर 2005 को इसे कुआलालंपुर स्थानांतरित कर दिया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न, अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में ये विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को, और ये 14वां विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी आप यहाँ पर इंडिकेट कर लेंगे, ये 14वां विश्वकर्मा अवार्ड है। हालांकि इसके बारे में यहाँ पर हमने विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में 14वें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि हम बात करें अंजुमन इस्लामिया हॉल की तो ये पटना में अशोक राजपथ पर अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि सन 1921 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वैनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी चर्चा क्यों किया है, दरअसल यहाँ पर यह ध्यान रखना कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो औपचारिक स्थापना हुई थी ये 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। तो भले ही आप इस बात को जानते हैं कि 1921 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वैनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संस्था की स्थापना की थी, लेकिन मूल रूप से आप ये भी ध्यान रखेंगे औपचारिक स्थापना इसकी हुई थी 1934 में। ये सारी बातों का जिक्र यहाँ पर पुनः हमने कर दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चर्चा हुई है साहित्यिक पुरस्कार की। तो भारत में दिए जाने वाले साहित्यिक पुरस्कारों में बात करें सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों का जिक्र यहाँ पर हमने किया है। 32वां संस्करण या फिर 32वां सम्मान अभी हाल ही में दिया गया है और आपको ध्यान रखना है ये साहित्यिक पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि 32वां सरस्वती सम्मान जो इसके तहत दिया गया ये तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। जबकि 32वां व्यास सम्मान की बात करें तो प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागल खाना के लिए अवार्ड दिया गया। जबकि 32वां बिहारी पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर माधव हाड़ा को आलोचना कीर्ति पंचरंग चोला पहर शकीरी के लिए दिया गया। आप तीनों को यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा या फिर अगला प्रश्न नव प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया है। बताएं कि इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने तो सारे विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, हमें यहाँ पर पहचान करना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि इसका विमोचन
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया। ये कथन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सत्य है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जबकि अन्य विकल्पों में बात करें, इसके लेखक हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी, तो ये भी कथन हमारा सत्य है। और उषा विद्यार्थी एक कांग्रेसी नेता है, ये कथन हमारा असत्य है। जबकि बात करें यहाँ पर अगले कथन की, तो अगला कथन या फिर अगला विकल्प है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल हैं, तो ये कथन हमारा सत्य है। तो ए बी डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। जबकि विकल्प नंबर सी या फिर कथन नंबर सी जो है इसका असत्य है। हमें पहचान करना था कौन सा सत्य है, तो 3 विकल्प सही है। इस दिशा में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको जानकारी दे कि हाल ही में लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर की लेखिका भारतीय राजनीतिक डॉक्टर उषा विद्यार्थी है, यानी कि इस पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसकी लेखिका कौन है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी इस पुस्तक की लेखिका, जिनका भी हाल ही में विमोचन किया गया, और इसका विमोचन हाल ही में बिहार के 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया। और आपको ये ध्यान रखना, बिहार विधान परिषद के सभागार में इसका विमोचन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि वह 2015 से, यहाँ पर हमने चर्चा किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा था, वे भारतीय राजनीतिक हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी, तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पर इस विकल्प का खंडन किया गया। जो विकल्प यहाँ पर गलत था, विकल्प नंबर सी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार के पालीगंज निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेकिन वह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गई। तो ये संबंधित है, आपको ध्यान रखना, मौजूदा समय में लोक जनशक्ति पार्टी में, जबकि इससे पहले संबंधित थी किससे, तो बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी से। तो यहाँ पर जो कथन था कि उषा विद्यार्थी एक कांग्रेसी नेता है, तो इस वजह से ये कथन हमारा असत्य हुआ था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार के कितने जिले शामिल हैं। तो चैंपियन ऑफ चेंज की जो डेल्टा रैंकिंग आई है आकांक्षी जिलों की नीति आयोग की तरफ से, तो ऐसे में बिहार का एक भी जिला इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि ये प्रश्न बिहार के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, 2 दृष्टिकोण से। वो दोनों दृष्टिकोण की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एक तो आप यहाँ पर जान चुके हैं कि इसमें एक भी जिला शामिल नहीं है, लेकिन एक और कैटेगरी है जहां पर बिहार अव्वल रहा है, उस चीज का यहाँ पर हम लोग अब जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग द्वारा जारी 2023 की चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है। तो ये तो बातें आप समझ चुके हैं, इसमें एक भी जिला बिहार का शामिल नहीं है। लेकिन बिहार के क्षेत्र में, बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। दरअसल आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों की सूची में या फिर 5 आकांक्षी जिलों की लिस्ट में बिहार और झारखंड के जिलों का ही नाम है। यानी कि मुख्य रूप से आकांक्षी जिलों का जो टॉप 5 जो जिला है, जो कि एजुकेशन कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही है, तो बिहार और झारखंड जिला का ही, बिहार और झारखंड के जिले का ही दबदबा इसमें कायम रहा है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इस सूची में शीर्ष जिलों में शेखपुरा पहले स्थान पर और पूर्णिया दूसरे स्थान पर आया पूरे भारत में, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड की गिरिडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर रहा। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। हालांकि बिहार के दृष्टिकोण से एक पॉइंट ये भी है कि देश के अल्प विकसित जिलों की श्रेणी में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। तो आप यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखेंगे, बिहार में मौजूदा समय में 38 जिले हैं, और इस 38 जिलों की बात करें तो इस 38 जिले में जो 13 जिले हैं, ये इस रिपोर्ट के आधार पर अल्प विकसित जिलों की श्रेणी में शामिल है। ये बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, इस रिपोर्ट की हमने यहाँ पर चर्चा किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन कैटेगरी की। तो एजुकेशन कैटेगरी में जो फरवरी 2023 के आधार पर आकांक्षी जिलों की जो रिपोर्ट जारी हुई, तो इसमें टॉप 5 जो जिले हैं पूरे भारत के, इसमें बिहार का पहला जो जिला है, यानी कि बिहार का जो जिला शेखपुरा, ये पूरे भारत में अव्वल रहा, ये पहले स्थान पर रहा शेखपुरा जिला। जबकि बिहार का जो पूर्णिया जिला है ओवरऑल पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रहा। जबकि वहीं पर हम बात करें इस टॉप 5 में 3rd, 4th और 5th स्थान की, तो इसमें क्रमशः झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिला रहा। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यानी कि मूल रूप से एजुकेशन कैटेगरी में बिहार और झारखंड के जिलों का ही दबदबा रहा। हालांकि इसके अतिरिक्त अन्य कैटेगरी की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज कैटेगरी में आपको यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है कि पश्चिमी सिंहभूम, जो कि झारखंड का एक जिला है, प्रथम स्थान पर रहा। इसके बाद करौली राजस्थान का एक जिला है द्वितीय स्थान पर। इसके अतिरिक्त जो अन्य 3 जिले हैं टॉप 5 में, ये झारखंड के ही जिले हैं। जबकि वहीं पर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें भी झारखंड का ही दबदबा रहा। झारखंड का साहिबगंज जिला प्रथम स्थान पर रहा है।
ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड का साहिबगंज जिला सभी कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर रहा है या फिर अव्वल रहा है। हालांकि इसके बाद द्वितीय स्थान पर भी झारखंड का ही पलामू जिला है, तृतीय स्थान पर झारखंड का बोकारो जिला और चतुर्थ स्थान पर झारखंड का ही पश्चिमी सिंहभूम जिला। हालांकि ये टॉप 5 जिलों की सूची में आंध्र प्रदेश का एक जिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक अहम जानकारी आपको दे दूं कि जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो एग्जाम आपका 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है, इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। ये 40 टेस्ट की एक श्रृंखला है, ये ऑनलाइन मोड में आपके लिए उपलब्ध है। साथ साथ आपको इसका पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस कोर्स में, जो आप यहाँ पर इस कोर्स को देख रहे हैं, इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में आपको ये तमाम चीजें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आपका सिलेबस आधारित नोट्स शामिल है, संपूर्ण बिहार जी के करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज। यहाँ पर 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का पैकेज आपको मिलेगा, जिसमें आपका बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और इसके अतिरिक्त सेक्शनल टेस्ट का एक सीरीज है जो कि इसी में शामिल है, ऑन गोइंग है जो कि एक्सपेक्टेड प्रश्नों का एक सीरीज है करंट अफेयर्स का, जो कि आपको यहाँ पर वीडियो और नोट्स दोनों फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और अगला हमारा है प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि इसी में सभी चीजें इंक्लूडेड है। तो इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी शामिल है, जो कि निश्चित तौर पर आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। कुल मिला के 40 टेस्ट जो कि फुल लेंथ टेस्ट है इसमें शामिल है। तो आपको ध्यान रखना कि इस कोर्स में एक ऑफर आया है, जो कि एक महा धमाका ऑफर है। इस ऑफर की बात करें तो इस ऑफर का लाभ लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर जब आप इस कोर्स को परचेज कर रहे होंगे, तो वहां पर पेमेंट से पहले आपको इस प्रोमो कोड को अप्लाई करना। ये प्रोमो कोड है अप्रैल 23, यानी कि APRIL 23। ये प्रोमो कोड है, इसका इस्तेमाल करके इस कोर्स में आप 70% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है, ये जो कूपन कोड या फिर जो प्रोमो कोड है केवल और केवल 101 छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस कूपन कोड का इस्तेमाल जो है ये 101 बार ही किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको एक जानकारी ये भी दे दूं, आप सभी को पता भी होगा कि बिहार में अब शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है या फिर जो ये एग्जाम कंडक्ट करेगी, ये बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। तो बीपीएससी सुपर टेट के माध्यम से ये अब भर्ती प्रक्रिया संचालित होनी है। तो इस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुख्य रूप से ये बीपीएससी परीक्षाओं पर ही केंद्रित है। तो निश्चित तौर पर हमारे नोट्स आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे थे नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग के बारे में भी बहुत सारी जानकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीति आयोग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। हालांकि योजना आयोग की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर जानकारी आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जिस प्रकार से योजना आयोग में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी नीति आयोग के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये ध्यान रखेंगे। हालांकि मुख्य रूप से आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नीति आयोग के वर्तमान में कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम अभी वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य सीईओ या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। हालांकि इनसे पहले कौन थे? तो परमेश्वरन अय्यर इनसे पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ थे नीति आयोग के। नीति आयोग से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में बना था कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? ये आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम है। आई होप कि आप इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 11वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बबीता कुमारी को अभी हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा 31 मार्च 2023 को होटल चाणक्य पटना में नायिका पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले की सकरा बिशनपुर बगनगरी पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इनका नाम है बबीता कुमारी, जो कि सकरा बिशनपुर बगनगरी पंचायत की मुखिया है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में इसे
पटना में नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब ये सम्मान इन्हें क्यों मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें यह पुरस्कार स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है बिहार की स्वच्छता के संदर्भ में। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, इससे पहले अक्टूबर 2022 में उन्हें, यानी कि बबीता कुमारी से ही संबंधित तथ्य है कि अक्टूबर 2022 में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर पुरस्कृत किया था। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी वे सम्मानित हो चुकी है और मुख्य रूप से वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बिहार से संबंधित सम्मान की चर्चा हुई, तो ऐसे में एक अहम जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। ये सम्मान है पद्म पुरस्कार 2023। 2023 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, कुल मिला के 106 व्यक्तियों या फिर 106 हस्तियों को ये सम्मान दिया गया। इन 106 व्यक्तियों में से आपको ध्यान रखना है कि 6 को पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को, जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, जबकि 91 को पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। चूंकि बिहार की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार को इस वर्ष 2023 में 3 पद्मश्री सम्मान मिला। इनमें आपको ध्यान रखना, कला के क्षेत्र में श्रीमती सुभद्रा देवी को सम्मानित किया गया, श्री आनंद कुमार को शिक्षा के लिए, जबकि श्री कपिल देव प्रसाद को कला के लिए। तो कुल मिला के बिहार को 3 पद्मश्री अवार्ड मिला। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, बिहार के संदर्भ में पद्मश्री अवार्ड की बात करें तो पहला पद्मश्री पुरस्कार 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। बिहार से संबंधित ये वाला पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। हालांकि कुल मिला के अब तक 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ये है भारत रत्न। ये सारी अहम जानकारी है, सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के आधार पर बिहार में कहां राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में लिया गया है या फिर घोषणा हाल ही में किया गया है। तो घोषणा के आधार पर इसका राइट आंसर होगा शेरपुर में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि शेरपुर में जो खोला जाएगा ये किस जिले में अवस्थित होगा। तो जिलों की जब भी बात होगी या फिर जिला की जब भी बात होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर वन्य अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। दरअसल ऐसी जरूरत बिहार को क्यों महसूस हुई, तो इनसे संबंधित ये भी सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इसके निर्माण के बारे में चर्चा करें तो इसके निर्माण समेत अन्य संसाधनों पर 1 करोड़ रुपए खर्च होगी। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि इस खर्च में से 1 करोड़ की जो राशि खर्च होगी, इसमें केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी होगी ये होगी 40% और राज्य सरकार की 60% हिस्सेदारी इसमें निहित होगी। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे बिहार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि वन्य जीव को, और ब्रैकेट में यहाँ पर हमने लिखा केवल और केवल वन्य जीव को, यानी कि यहाँ पर इसका सेंस यह है कि केवल और केवल वन्य जीव को, अर्थात वन्य जीव अस्पताल जो खोला जाएगा उसमें केवल और केवल वन्य जीव को राज्य के किसी भी हिस्से से रेस्क्यू करने के बाद 15 दिन तक यहाँ पर रखा जाएगा या फिर यहाँ पर अस्पताल में रखकर पूरी तरह देखभाल किया जाएगा। इसमें पालतू पशु को या फिर पालतू जीव को नहीं रखा जाएगा, केवल और केवल ये वन्य जीव के लिए है। राज्य के किसी भी हिस्से में रेस्क्यू करने के बाद उन्हें 15 दिन तक यहाँ पर रखा जाएगा और पूरी तरह से उनकी देखभाल करने के बाद जो स्वस्थ हो जाएंगे तो उसे उस अवस्था में जो संबंधित क्षेत्र होगा वहां पर छोड़ दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। बिहार के संदर्भ में एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर शामिल किया है कि बिहार का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। और इनसे संबंधित एक जानकारी ये ध्यान रखेंगे, 1 नवंबर 2022 से यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है। हालांकि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो प्रस्तावित है ये बिहार के कैमूर जिले में इसका निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न की हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सीतामढ़ी। आपको जानकारी दूं कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और इस दिशा में वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को ऑनलाइन नामांकन 15 नवंबर 2022 तक आमंत्रित किया गया था और हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। आपको ये यहाँ से ध्यान रखना है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17 अप्रैल से नई दिल्ली में आयोजित अवार्ड समारोह में महुआ पंचायत के मुखिया संजीव भूषण को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर जाएगा नहीं बल्कि यहाँ पर आप लिखेंगे किया गया। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना, ये संबंधित है सीतामढ़ी से। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 14वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही, यानी कि द्वितीय स्थान पर रही, यानी कि उप विजेता रही।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये रहने वाली है अररिया की। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 का आयोजन अमेरिका के सिएटल शहर में किया गया और इस प्रतियोगिता में बिहार के अररिया जिले की फॉरबिसगंज की बेटी टीना झा फर्स्ट रनर अप रही, यानी कि द्वितीय स्थान पर रही। आप या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं ये उप विजेता रही, और ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं, उन्हें मिसेज इंटरनेशनल डायना हैडन ने ताज पहनाकर सम्मानित किया। आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की मंजू मिश्रा अमेरिका में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका एलीट चुनी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। मिसेज अमेरिका एलीट जो चुनी गई, ये चुनी गई कौन? तो अंजू मिश्रा। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि एक अहम जानकारी हमने मिसेज वर्ल्ड 2022 को लेकर यहाँ पर आपके समक्ष रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है या फिर पहला पॉइंट है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो आयोजन था ये साल 2022 में अमेरिका के लॉस वेगास में किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर भारत के सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही 21 साल बाद किसी भारतीय महिला ने यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 21 वर्ष पहले 2021 में जो लॉस वेगस में ये मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, ये भारत की अदिति गोवित्रीकर ने भारत को यह अवार्ड दिलाया था। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सौंदर्य प्रतियोगिता की, तो सबसे बड़ी जो सौंदर्य प्रतियोगिता है यह है मिस यूनिवर्स। अभी हाल ही में इसका 71वां संस्करण आयोजित होता कहाँ पर? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका में अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का 71वां संस्करण आयोजित हुआ अमेरिका के ल्यूसियाना के न्यू ऑरलियंस शहर में, जहां पर अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स चुनी गई। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। 71वां संस्करण की जो विजेता चुनी गई अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल को चुना गया। ये मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है ये सौंदर्य प्रतियोगिता में सबसे ऊपर है। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है, नवीनतम रिपोर्ट है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 400 ग्राम। इस तरह के आंकड़े वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध पी रहा है। हालांकि आपको ध्यान रखने के साथ ही वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध का जो सेवन है ये राष्ट्रीय औसत भी बढ़ गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रति व्यक्ति जो प्रतिदिन दूध का सेवन कर रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रीय औसत में भी वृद्धि दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर हम इन सारी चीजों को आंकड़े के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021 तक देश में जहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 407 ग्राम दूध पी रहा था, अब देश में 444 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सेवन कर रहा है। यानी कि बात करें यहाँ पर हम प्रतिदिन की, तो 444 ग्राम दूध अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन राष्ट्रीय औसत पर पी रहा है। लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमने चर्चा किया कि बिहार में एक व्यक्ति यानी कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 400 ग्राम दूध पी रहा है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसी आधार पर इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, अर्थात राष्ट्रीय औसत से 44 ग्राम कम दूध बिहार के लोग पी रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय औसत से देखा जाए तो महज 44 ग्राम कम है, जो कि बिहार के लोग प्रतिदिन जो दूध का सेवन कर रहे हैं राष्ट्रीय औसत से 44 ग्राम, ये आंकड़ा कम है। हालांकि यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है इसके अतिरिक्त दूध उत्पादन में बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया। दूध उत्पादन का जो राष्ट्रीय औसत है ये 5.29% है, जबकि बिहार में दूध उत्पादन का जो औसत रहा है ये 7.3% हो गया। ये नवीनतम डेटा है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूध की यहाँ पर चर्चा हुई, तो ऐसे में एक जानकारी हमने आपके समक्ष रखा था कुछ समय पहले। ये जानकारी हमने आपको दिया था कि आईआईटी मद्रास की तरफ से एक ऐसा कीट का निर्माण किया गया जो कि दूध की शुद्धता की पहचान करती है। ये एक 3D पेपर से बना हुआ कीट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस दूध में मिलावट होने वाले जितने भी उत्पाद जैसे कि सौंफ, साल्ट, यूरिया, ये जो भी उत्पाद दूध में मिलाने जाने योग्य हैं, जो कि मिलाए जाते भी हैं, तो इसकी पहचान को लेकर ये कीट तैयार किया गया था आईआईटी मद्रास की तरफ से। महज 2 से 3 मिनट में ये कीट यह परीक्षण कर देता है कि इस दूध में किस चीज का मिलावट है। तो इसका निर्माण किया गया था, या फिर जो निर्मित किया गया था, ये आईआईटी मद्रास की तरफ से निर्मित किया गया, एक 3D पेपर से बना हुआ है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। फिलहाल अब यहाँ पर हमारा अगला 16वां प्रश्न है कि इसरो ने हाल ही में अपने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के लिए पूरे भारत से छात्रों का चयन किया है। बताएं कि इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि पूरे भारत से 300 छात्रों का चयन किया गया। ये कथन हमारा सत्य है। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करने को कहा गया है। तो पूरे भारत से 300 छात्रों का चयन किया गया और बिहार से 45 छात्रों को चुना गया। तो ये भी सत्य है। बिहार से एक भी छात्र चुने नहीं गए, ये कथन हमारा असत्य है। जबकि बात करें प्रशिक्षण देश भर के विभिन्न छात्र केंद्रों पर होगा, तो ये भी कथन सत्य है। ए, बी और डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है।
अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के लिए बिहार से 45 छात्रों का चयन हुआ है। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे इन छात्रों को इसरो की ओर से प्रशिक्षण या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर बुनियादी ज्ञान के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से 26 मई 2023 तक संचालित होगी और प्रशिक्षण के लिए इसरो ने देश भर के विभिन्न 7 केंद्रों पर छात्रों को भेजेगा या फिर भेजा जाएगा। प्रशिक्षण जो होगा, प्रशिक्षण के लिए इसरो के जो विभिन्न 7 केंद्र हैं पूरे भारत में, वहां पर सभी छात्रों को भेजा जाएगा, जहां पर 12 दिन छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जिसमें देश भर के 300 छात्र छात्राओं का चयन हुआ, जिसमें कि बिहार से 45 छात्र इसमें शामिल है। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही थी इसरो के बारे में, तो इनसे संबंधित कई सारी जानकारी, हालांकि जो विभिन्न देशों की जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है उसके बारे में यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, स्थापना 25 फरवरी 1992 को। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2000। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को। ये सभी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 17वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम किस स्थान पर रही। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार महिला टीम इसमें तीसरे स्थान पर रही, यानी कि कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया कि हाल ही में मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और आपको ध्यान रखना, जिसमें बिहार की बेटियों ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया है, यानी कि बिहार की बेटियों को तीसरा स्थान मिला। तो यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोनिका दास को भी हाल ही में बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है या फिर होने वाला है, जिसको लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ट्रांसजेंडर का सहारा लिया जा रहा है। और इसी क्रम में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडरों को लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ाने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले के अनुसार चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार का चुनाव स्टेट आइकन नियुक्त किया है या फिर बनाया है। आप यहाँ पर मोनिका दास को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अगले पॉइंट में जानकारी दे दूं कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया था। ये चीजें आपको याद होगा। हालांकि यहाँ पर आपको मैथिली ठाकुर से संबंधित जानकारी देने से पहले एक जानकारी ये भी दे दूं कि मोनिका दास की बात करें तो ये कैनरा बैंक में कंकड़बाग पटना में कार्यरत है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर चर्चा हो रही थी मैथिली ठाकुर के बारे में, जो कि एक लोक गायिका है मधुबनी बिहार की। इसी से संबंधित ये पॉइंट है कि मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। साथ ही 2022 से वे बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था हाल ही में। आपको मैंने बताया भी था प्रश्न और एग्जाम में पूछा भी गया था वो प्रश्न। आपको मैंने बताया था 2022 में, इनसे पहले यानी कि जो बिहार खादी के भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैथिली ठाकुर, लेकिन इससे पहले बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी थे, लेकिन उससे भी पहले बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे पंकज त्रिपाठी। तो इस तरह से भी चीजों को आपको ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दरअसल यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट भी मैथिली ठाकुर से ही संबंधित है कि चुनाव आयोग ने, देखिए यही जानकारी हमने आपको दिया था थोड़ी देर पहले कि मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने स्टेट आइकन नियुक्त किया था हाल ही में। हालांकि इसके अतिरिक्त कई सारी और भी जानकारी है मैथिली ठाकुर से संबंधित, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई वर्ष 2000 को हुआ था बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में। और एक अहम जानकारी यहाँ पर है कि हाल ही में वर्ष 2019, 20 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की। पूरे भारत से 128 कलाकारों का चयन किया गया और इसमें बिहार के 13 कलाकार शामिल हैं। और इन 13 कलाकारों की बात करें तो इनमें 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। और इन 5 महिलाओं की बात करें तो मैथिली ठाकुर भी इसमें शामिल है, जिन्हें बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इतनी सारी जानकारी अहम है, जहां से मैथिली ठाकुर से संबंधित कोई भी प्रश्न बनेगा तो निश्चित तौर पर इन्हीं सारे तथ्यों से होगा। इस सारी बातें को ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है कि 16 और 18 अप्रैल 2023 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के संदर्भ में
खिलाड़ी और उन्हें मिले पदक का कौन सा मिलान सही है? हमें सही मिलान की पहचान करना है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। निर्जला कुमारी को रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल मिला, जबकि प्रिंस यादव को कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल मिला। दोनों कैटेगरी यहाँ पर दर्शाया गया है 49 किलोग्राम भार वर्ग और 80 केजी भार वर्ग में। तो यहाँ पर विस्तार से ये भी ध्यान रखें कि 16 से 18 अप्रैल 2023 तक नंदनी नगर गोंडा उत्तर प्रदेश में ये आयोजित हुआ था अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2023। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय जिले की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल बिहार को दिलाया। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कुश्ती में बिहार के पिछले 50 वर्षों के इतिहास में महिला वर्ग में पहला पदक है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा, न्यूज़पेपर आदि में भी ये प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखेंगे इनका नाम है निर्जला कुमारी, बिहार को सिल्वर मेडल दिलाया पिछले 50 वर्षों के इतिहास में। इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके अतिरिक्त और भी जानकारी है। ये जानकारी अभी हमने दिया कि निर्जला कुमारी बिहार के बेगूसराय की रहने वाली है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर शामिल है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट यहाँ पर यह कि हाल ही में कजाकिस्तान की अस्ताना में आयोजित 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में पहलवान अमन शहरावत ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है, जो अस्ताना में 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुआ। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में इसका विस्तृत ब्यौरा हमने आपके समक्ष रखा था। कुल मिलाकर यहाँ पर भारत ने 14 पदक अपने नाम किया और पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा था। ये बातें आपको याद होगा। और इससे पदक की बात करें, पदक तालिका की बात करें तो इसमें भारत को जो गोल्ड मिला केवल और केवल 1 गोल्ड मिला, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, 1 गोल्ड मिला और कुल मिला के 14 पदक मिला भारत को। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला होगा 20वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि गूगल से भी ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद रखने पर हाल ही में बिहार के किस जिले के अभय कुमार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था हाल ही में। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वे रहने वाले हैं बिहार के वैशाली के, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको जानकारी दूं कि हाल ही में वैशाली जिले के गाजीपुर के अभय कुमार को गूगल से ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद रखने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुख्य संपादक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा है। जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, इन्हीं के द्वारा ये सम्मान इन्हें दिया गया। आपको ध्यान रखना इनका नाम क्या है, नोट करेंगे अभय कुमार, ये बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है वैशाली से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। वैशाली की बात करें तो वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ स्थल है, एक महान बौद्ध तीर्थ है, साथ ही भगवान महावीर की भी जन्मभूमि है। यहाँ से कई सारे प्रश्न बने हैं। वैशाली से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि बौद्ध संगति के अंतर्गत जो द्वितीय बौद्ध संगति है ये कहाँ हुआ था। इसी से संबंधित ये पॉइंट है कि बौद्ध धर्म से संबंधित द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था ये 383 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला बौद्ध संगति था जो 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था ये राजगीर में आयोजित हुआ था। हालांकि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया 100 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि महापरिनिर्वाण क्या है, तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये भी चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो वैशाली के बारे में हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में समय समय पर प्रश्न बने हैं। हालांकि यहाँ पर एक अहम जानकारी आपको ये भी दे दूं, बहुत सारे लोग एक बात को लेकर कंफ्यूज करते हैं वैशाली और हाजीपुर। हालांकि यहाँ पर आपका मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि हाजीपुर बिहार में कोई भी जिला नहीं है। बहुत सारे लोगों के जबान से सुनते होंगे हाजीपुर जिला, एक्चुअली में हाजीपुर कोई जिला नहीं। उसी प्रकार से जैसे आप लोग सुनते हैं कि आरा जिला, आरा कोई जिला नहीं बल्कि भोजपुर जिला है, ये ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हाजीपुर बिहार में कोई भी जिला नहीं है बल्कि जो जिला है यह वैशाली, वैशाली जिला का जो हेडक्वार्टर है वो है कह सकते हैं हाजीपुर। उसी प्रकार से जो भोजपुर जिला है, भोजपुर जिला में एक स्थान है आरा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी ध्यान रख लेना है। जबकि बात करें वहीं सासाराम और रोहतास की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। जो आपको ध्यान रखना है कि जो रोहतास है वो बिहार का एक जिला है, सासाराम कोई जिला नहीं है। ये भी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 21वां प्रश्न है कि G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार की किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया।
उसी चीज का यहाँ पर हमने विस्तार पूर्वक जिक्र किया है कि G20 के लिए भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश से नालंदा यूनिवर्सिटी सहित 75 यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। दरअसल यहाँ से ध्यान रखेंगे, बिहार से नालंदा यूनिवर्सिटी को चुना गया होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसके तहत नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में G20 कॉन्टेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स का भी आयोजन किया गया था। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके तहत नहीं बल्कि यहाँ पर इसके तहत नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड का भी एक कह सकते हैं एक प्रकार का एक पहल था, एक प्रकार का आयोजन था। इसका आयोजन यहाँ पर किया गया। हालांकि यहाँ पर बात हो रही है G20 के बारे में, तो G20 के बारे में ये सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, अति महत्वपूर्ण है। हालांकि इन सारे तथ्यों का जिक्र यहाँ पर हमने किया है, आप इसे ध्यान से समझिए कि दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस सम्मेलन में भारत को इसकी कमान सौंपी अगले 1 वर्षों के लिए। 1 दिसंबर 2022 को भारत को इसकी कमान सौंपी गई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा, यानी कि भारत अब अगले 1 वर्षों तक G20 का जो भी कार्य उद्देश्य है उसको लेकर आगे जाएगा। और इंडोनेशिया के बाली में जो G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ये 17वां शिखर सम्मेलन था। इसके थीम की बात करें तो बहुत अति महत्वपूर्ण है, तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये 2022 का 17वें G20 शिखर सम्मेलन का ये निर्धारित थीम था। चूंकि G20 की अध्यक्षता अभी भारत के पास है, तो ऐसे में आपको जो जानकारी हमने दिया कि हाल ही के दिनों में भारत में बहुत सारी जगहों पर G20 का एक कह सकते हैं क्षेत्रीय बैठक आयोजित हुआ है। जैसे कि इसी के तहत जयपुर में G20 की अगर बात करें, पहली शेरपा बैठक आयोजित हुई थी और भी कई सारे स्थल है जहां पर ये बैठक आयोजित हुई है। विस्तार पूर्वक कई सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये संबंधित है पूर्णिया विश्वविद्यालय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी दे दूं कि शिक्षा अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को 13 अप्रैल 2023 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम रॉय को अभी हाल ही में ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय की बात करें तो पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 18 मार्च 2018 को। दरअसल बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से अलग कर इसकी स्थापना करने का उद्देश्य पूर्णिया प्रमंडल के विद्यार्थियों को एक बेहतर सुविधा देना है। आप सभी जानते हैं कि पूर्णिया जो है ये बिहार के 9 प्रमंडलों में से एक प्रमंडल है, लेकिन पूर्णिया में अब तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं था। लेकिन हाल ही में 18 मार्च 2018 को पूर्णिया में एक नई यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई, जो कि आपको ध्यान रखना है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से अलग करके इसकी शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे पूर्णिया प्रमंडल की, तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है ये 4 जिले हैं। ये जिले हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। आपको याद होगा हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। क्योंकि पूर्णिया जिले की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया जिले से संबंधित यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो पूर्णिया जिले के बारे में ये ध्यान रखें भारत के सबसे पुराने जिलों में से एक है। दरअसल पूर्णिया जिले की बात करें तो पूर्णिया जिला भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूर्णिया जिला की स्थापना की बात करें तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 14 फरवरी 1770 को अस्तित्व में आया था। फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है पूर्णिया जिले से संबंधित कि पूर्णिया जिले के बरगाछी में जन्मे भोला पासवान शास्त्री 1968 में पहली बार बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि आप यहाँ पर पूर्णिया विश्वविद्यालय को आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 2018 को और पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया। और यहाँ पर हमने ये सारी बातें पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा, जो अभी हमने आपको जानकारी दिया। लेकिन एक अहम जानकारी यहाँ पर ये हमने आपको दिया कि पूर्णिया जिले के बरगाछी गांव में जन्मे भोला पासवान शास्त्री 1968 में पहली बार बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि दलित मुख्यमंत्री की बात करें तो द्वितीय दलित मुख्यमंत्री जो बिहार में बने हैं, आपको ध्यान रखना है, वे हैं जीतन राम मांझी। और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ये भी आप ध्यान रखेंगे, भोला पासवान शास्त्री के नाम पर ही पूर्णिया जिला में एक कह सकते हैं कृषि विश्वविद्यालय है, भोला पासवान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। ये चीजें आपको हमने बताया है, आई होप कि आपको याद होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत निम्नलिखित में से किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो घोषणा के आधार पर इसका मुख्यालय बनाया गया मुंगेर को।
आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि मुख्यतः बिहार राज्य के दक्षिणी हिस्सों में ही जलाशय अवस्थित है और जिसके प्रबंधन के लिए बिहार जलाशय मत्स्य नीति 2022 के तहत जलाशय डिवीजन स्थापित किए जाएंगे। और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि बांका, नवादा, गया, मुंगेर, जमुई, भभुआ एवं शेखपुरा जिला इसमें शामिल किया जा रहा है। और इन सभी जिलों का जो डिवीजन होगा ये मुंगेर जिले को इसका डिवीजन या फिर मुख्यालय बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही बिहार के जलाशयों की, ऐसे में एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, बिहार में कितने जलाशयों को यानी कितने प्रतिशत जलाशयों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, ये सारे तथ्यों का विस्तृत वर्णन जो है वो हम लोग आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट में हमने शामिल किया है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के औद्योगिक विकास की समीक्षा के तहत फरवरी 2023 माह की रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग के आधार पर बिहार का जो शिवहर जिला है ये 70 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर नालंदा और समस्तीपुर रहा संयुक्त रूप से। तीसरे स्थान पर मुंगेर और चौथे स्थान पर किशनगंज, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर 27 अंक के साथ रोहतास रहा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि जलाशय डिवीजन का जो निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय या फिर जो इसका हेडक्वार्टर अभी हाल ही में मुंगेर को बनाया गया, इसके अंतर्गत जो जिले शामिल है वो कौन कौन से जिले हैं और कितने जिले शामिल हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दिया। आपको मैंने जानकारी दी इसमें कुल 7 जिले हैं। इन 7 जिले के नामों की बात करें तो इसमें बांका, नवादा, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर और उसके बाद शेखपुरा, तो कुल मिला के 7 जिले इसमें शामिल है। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है ये मुंगेर जिले को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ये सारी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिया। अब यहाँ पे हमारा अगला 24वां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 603 करोड़ रुपए की राशि जारी किया है। दरअसल यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के लिए निष्पादन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 603 करोड़ रुपए की जो राशि है ये जारी किया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाना ही इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर ये कार्यरत है। और इसी कार्य के लिए, इसी के निष्पादन के लिए ये 603 करोड़ रुपए की राशि जारी किया गया है। दरअसल यहाँ पर कुछ जानकारी ये भी है कि इस योजना को केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा बिहार राज्य संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना के प्रावधान के तहत या फिर प्रावधान से पूरा किया जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना, इसी को लेकर अभी हाल ही में राशि का आवंटन किया गया है। अब यहाँ भी हमारा अगला पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया कि हाल ही में बिहार सरकार ने अपना 18वां आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है और इसके तहत स्वास्थ्य संरचना के मामले में जमुई जो है ये अव्वल रहा, जबकि बिहार का जो सीतामढ़ी जिला है ये जिलों में सबसे अंतिम पायदान पर रहा। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि जमुई की चर्चा हुई तो जमुई के बारे में कई सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। फिलहाल आज हम यहाँ पर स्किप करते हुए चलते हैं अगले 25वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2022 के माध्यम से 2022 नहीं बल्कि 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। तो बिहार के 63 खिलाड़ियों को इसके लिए चयनित किया गया है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट यानी कि निजडैम 2023 के माध्यम से बिहार के 63 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। और बिहार के इन 63 खिलाड़ियों में 46 बालक और 17 बालिका शामिल है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना 63 खिलाड़ियों का चयन बिहार से किया गया है। और राष्ट्रीय कैंप में इन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशिक्षकों द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर हमने चर्चा किया है भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है और जिसे भारत में खेल के विकास के लिए भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है कि पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग बिहार सरकार की ओर से 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया या फिर थावे महोत्सव आयोजित किया गया। ये संबंधित है बिहार के गोपालगंज जिले से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग बिहार सरकार की ओर से 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल या फिर थावे महोत्सव आयोजित किया गया और इस वर्ष इसका ये 11वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड गायक हिमेश रेशमिया ने भी भाग लिया था।
ये ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में ये गोपालगंज में आयोजित हुआ और ये इसका 100 नहीं बल्कि 11वां इसका संस्करण था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसे मनाने का उद्देश्य गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ साथ यहाँ पर अवस्थित थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण को बढ़ाना ही इसका एक मूल उद्देश्य है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस महोत्सव का या फिर इस उत्सव का उद्घाटन किया था और यह उत्सव 2012 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है। थावे महोत्सव 2023 की झलकियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न की हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत खबरों में है, बताएं कि यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो ये अवस्थित है बिहार के नालंदा जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में है और इस पर्वत में 16 अप्रैल 2023 को पहली बार आग लगी थी, जिसके बाद यह खबरों में आई थी या फिर जिसके बाद ये चर्चे में है। पहली बार 16 अप्रैल 2023 को इसमें आग लगी थी, जिसके बाद ये चर्चे में आई थी। आग की लपटें इतनी अधिक थी कि 48 घंटों के बाद तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था, जिसके बाद आग को बुझाने के लिए 5 जिलों से अग्निशामक कर्मियों को बुलाया गया था, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा खबरों में आई। एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से कि जो व्यवहारगिरी पर्वत जो है ये अप्रैल 2023 में खबरों में रही, ये पर्वत बिहार के किस जिले में अवस्थित है। इस लिहाज से हमने यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल किया है कि बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है। हालांकि यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है बिहार के रोपवे से संबंधित। ये जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिया था। बिहार का पहला रोपवे नालंदा जिले के राजगीर में है, जबकि दूसरा रोपवे बांका जिले के मंदार में है। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है बौद्ध धर्म के संदर्भ में। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था ये महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व में राजगिरी या फिर राजगिरी में आयोजित किया गया था। राजगिरी, गिरिव्रज और राजगीर ये तीनों एक ही हैं, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न बने हैं कई बार कि राजगिरी या फिर गिरिव्रज किसका पुराना नाम है। तो राजगीर का ही पुराना नाम है। हालांकि ये तो बात रही प्रथम बौद्ध संगति की, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण का 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 383 ईसा पूर्व में कहां पर ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई, तो वैशाली में हुई थी। ये जानकारी अभी हमने आपको दिया था। नेक्स्ट 28वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि देश भर में हुए गरुड़ों की गिनती के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने तो सारे विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सर्वाधिक गरुड़ बिहार में है, ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, ये भी सत्य है। असम में 650 गरुड़ है, ये भी बिल्कुल सत्य है। बिहार के भागलपुर में सर्वाधिक गरुड़ है, ये भी सत्य है। तो आंकड़े, सरकारी आंकड़े जो भी कहते हैं उसी के आधार पर ये सारे विकल्प हमने यहाँ पर सम्मिलित किया था और सारे विकल्प सही है। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अति संकटग्रस्त पक्षियों की सूची में शामिल हो चुके गरुड़ पक्षी की हालिया गिनती के आधार पर 720 गरुड़ों के साथ बिहार शीर्ष पर है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में पाया जाता है, जबकि इसके अतिरिक्त खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा क्षेत्र में भी गरुड़ पाया जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भागलपुर के अतिरिक्त कोसी वाला जो क्षेत्र है, कोसी क्षेत्र में यानी कि बिहार के कोसी क्षेत्र में भी कह सकते हैं गरुड़ पाए जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, इस नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर 650 गरुड़ के साथ जो है असम भारत में दूसरे स्थान पर है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर डॉल्फिन से संबंधित लिखा है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान पटना में बना है। ये बिहार का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जो कि पटना में इसका निर्माण किया गया है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना कि गरुड़ पक्षी को भगवान विष्णु का भी वाहक कहा जाता है। इस तस्वीर के माध्यम से भी चीजें आप समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं, जो पोस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह के कई सारे पोस्ट, रेगुलर पोस्ट आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमारी टीम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। निश्चित तौर पर इस तरह के पोस्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है, आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 29वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी। दरअसल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ये जो लगाई जाएगी ये मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लगाई जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में बिहार कैबिनेट की
बिहार कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया और फैसले के अनुसार डीएनए जांच के लिए राज्य के 2 जिलों मुजफ्फरपुर और भागलपुर में एक यूनिट लगाई जाएगी। दरअसल आपको ध्यान रखना कि बिहार को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिए कि दरअसल राज्य में यौन शोषण से संबंधित क्राइम, मृतक की पहचान, बच्चों की चोरी जैसे मामलों में जांच में डीएनए टेस्ट काफी अहम होती है। यानी कि वैसे अपराध जहां पर डीएनए टेस्ट की अहम जरूरत होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने यह फैसला किया है। दरअसल अब तक बिहार इन सारे चीजों के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर था, यहां से सैंपल ज्यादा था लेकिन रिपोर्ट आने में काफी वक्त लगता था। इस कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ये डीएनए जांच यूनिट लगाए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की है। ये 2 स्थान या फिर 2 जिले हैं, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। हालांकि यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट इसी संबंधित यहाँ पर हमने एकदम से लिख दिया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है डीएनए जांच से ही संबंधित एक अहम जानकारी है। आपको ध्यान रखना, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अज्ञात शवों की पहचान के लिए एक डीएनए डेटाबेस तैयार किया है और इस तरह का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य बना है। आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा तीसवां प्रश्न है कि उद्यान निदेशालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार या फिर इसके आंकड़ों के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह के कथन जब भी बने तो सारे विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न में सारे विकल्प सही है। विकल्पों की बात करें तो यहाँ पर पहला विकल्प है कि लीची और मशरूम उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। एक यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये जो प्रश्न पूछा गया कि बिहार के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो सारे विकल्प हो गए बिहार के संदर्भ में भी होंगे, यानी कि बिहार के बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है। तो लीची और मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर है बिहार, ये कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की पहचान करना है। और आलू के उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है, ये भी कथन सत्य है। आम और शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर, यह भी सत्य है। केला के उत्पादन में बिहार 7वें स्थान पर, तो ये भी सत्य है। तो सारे विकल्प सत्य है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, यही सारी चीजों का यहाँ पर हमने जिक्र किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी। 2022 में मखाना को जीआई टैग मिला था। तो मखाना, लीची, मशरूम और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। आलू उत्पादन में तीसरे स्थान पर, आम और शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर, केला उत्पादन में 7वें स्थान पर है। हालांकि इन सभी उत्पादों की बात करें जो भारत में जो उत्पादित हो रहा है, तो बिहार की दृष्टिकोण से देखें तो पूरे भारत में जो लीची का जो उत्पादन हो रहा है उसमें से 40 से अधिक प्रतिशत जो उत्पादन है वो केवल बिहार में हो रहा है। 40 से अधिक प्रतिशत का उत्पादन हो रहा है बिहार में लीची का, जबकि मशरूम का 10 से अधिक प्रतिशत उत्पादन बिहार में हो रहा है। मखाना का 85 से अधिक प्रतिशत का उत्पादन बिहार में हो रहा है। लंबी भिंडी का 30 नहीं बल्कि 13% से अधिक का उत्पादन बिहार में हो रहा है। ये अति महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी फीसदी या फिर कितनी प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। अति महत्वपूर्ण है, ये आंकड़ा अभी हाल ही में सामने आया है और इस प्रश्न के आधार पर इसका राइट जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 49.8%। अगर एग्जाम में आपके प्रश्न में 50% हो तो आप एग्जैक्ट इसको 50% भी मान सकते हैं, लेकिन तब जब आपका ये ऑप्शन नंबर ई विकल्प में नहीं हो। लेकिन ऑप्शन नंबर ई अगर विकल्प में रहता है तो निश्चित तौर पर आपको इसी आंकड़े को सिलेक्ट करना है। अगर ये आंकड़े नहीं हो तो वहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इस तरह से भी आपको उलझाया जा सकता है। जो एग्जैक्ट डेटा है वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत के इतिहास या फिर भारत में इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने देश भर में जल स्रोतों की गणना की है। भारत के इतिहास में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई और रिपोर्ट के अनुसार देश में 24,24,400 नहीं बल्कि 540 जल स्रोतों की गणना की गई। जो गणना हुई भारत सरकार के द्वारा, इस गणना के आधार पर पूरे भारत में 24,24,540 जल स्रोत हैं और जिसमें कि 97.1 जल स्रोत, यानी कि कुल मिलाकर इस 24,24,540 का 97.1% की बात करें तो इसमें से 23,55,055 जल स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि महज 2.9% यानी कि 69,485 जल स्रोत जो है ये शहरी क्षेत्र में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रतिशत जो है ये काफी ज्यादा अधिक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार में कुल 45,793 जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें कि 43,831 यानी कि कुल संख्या का 95.7% ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि बात करें बाकी 1962 यानी कि 4.3% जो जल स्रोत है ये शहरी क्षेत्रों में है।
ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। इस रिपोर्ट में ये सारी बातें अभी हाल ही में कही गई। जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी जल शक्ति मंत्रालय की, ये पहली रिपोर्ट थी और ये पहली बार इस तरह का रिपोर्ट जारी किया गया था भारत सरकार की या फिर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और अब यहाँ पे हमारा अगला 32वां प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों या फिर जल स्रोतों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें सत्य कथन की बात करें तो यह पहली बार रिपोर्ट जारी की गई, यह सत्य है। 2.9% जल निकाय या फिर जल स्रोत शहरी क्षेत्र में, यह भी सत्य है। जल स्रोतों के मामले में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है, यह भी सत्य है। जल स्रोतों के मामले में बिहार शीर्ष पर है, यह कथन हमारा असत्य है। तो 3 विकल्प सही है, ए, बी और सी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर है, अर्थात फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारत के इतिहास में, देखिए ये सारी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में ही हमने आपको दिया है विस्तार पूर्वक, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद रखेंगे, जो जल स्रोतों का जो आकलन हुआ है या फिर जल निकायों की जो संख्या जो अभी हाल ही में जारी हुई है, तो इसमें जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। ये टॉप 5 राज्य हैं। और इन टॉप 5 राज्यों की बात करें तो भारत में जितने भी जल स्रोत हैं, आपको मैंने जानकारी दिया था भारत में कुल जल स्रोतों की संख्या है 24,24,540। तो इसमें से 63% जो हिस्सा है, यानी कि 63% जो हिस्सा है वो इन 5 राज्यों में ही नहीं था। इन 5 राज्यों में ही 63% जल स्रोत है। तो कहीं ना कहीं ये सारे आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 33वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? आप यहाँ पर अंजनी कुमारी को इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर पूछा गया किस जिले की रहने वाली है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ये बिहार के जमुई की रहने वाली है। आपको यहाँ पर जानकारी दें कि बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी जो कि जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में, जो कि 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर पटियाला में चयनित हुए हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखने का जो चयन हुआ है, ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर पटियाला में इनका चयन किया गया और ये बिहार के जमुई की रहने वाली है। हालांकि आपको ध्यान रखना कि इनके अलावा देश के 14 और खिलाड़ियों को एथलेटिक्स के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के लिए चयनित किया गया। कुल मिलाकर भारत के सभी राज्यों को मिलाकर देखें तो 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया है पूरे भारत से। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने अपना 18वां आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया था और इस 18वें आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर देखें तो स्वास्थ्य संरक्षण के मामले में जमुई जो जिला है ये अव्वल रहा था, जबकि सीतामढ़ी जिला सबसे अंतिम पायदान पर था। ये जानकारी अभी हमने आपको दिया था। जमुई की चर्चा हुई तो एक जानकारी ये याद रखिए कि जमुई में अभी हाल ही में 2022 में पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ था कलरव नाम से। बिहार में जो पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ कलरव, ये नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में आयोजित हुआ। ये चीजें आपको ध्यान रखना। हालांकि हाल ही के दिनों में एक पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर में भी आयोजित हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर में पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ है और इसकी जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत विस्तार पूर्वक दिया था। आई होप कि आपको याद होगा। तो ये प्रश्न की विदेश मंत्रालय की 2022 पर आधारित हालिया आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में विदेश जाने में बिहार के जिले और लोगों की संख्या का कौन सा मिलान सही है? दरअसल यहाँ पर सारा मिलान सही है, तो ऐसे में ये विकल्प यहाँ पर जो ए, बी, सी और डी, ये चारों सही, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक हमने सारी जानकारी आपके समक्ष रखा है कि विदेश मंत्रालय की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विदेश जाने वाले जिलों और लोगों की संख्या जो है, इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर है गोपालगंज 8,751 यात्रियों के साथ, और उसी के आधार पर क्रमशः इसमें सिवान, पटना, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और सारण जिले आदि शामिल है। ये आंकड़े को आपको ध्यान रखना। इसमें अव्वल जो जिले हैं, पहले स्थान पर गोपालगंज, दूसरे स्थान पर सिवान और तीसरे स्थान पर है पटना। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कुछ जिले हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 35वां प्रश्न है कि हाल में बिहार खान एवं भूविज्ञान विभाग ने किस जिले में अवस्थित 6,000 करोड़ रुपए की लौह अयस्क की नीलामी करने का फैसला किया है? ये फैसला जो अभी हाल ही में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमुई। इसके बारे में जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। आई होप कि आपको याद होगा। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं जमुई से संबंधित की कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि पूरे भारत का 44% स्वर्ण जमुई में है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और पक्षी महोत्सव संबंधित ये जानकारी है कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव का जो आयोजन था 16 और 17 जनवरी 2021 को जमुई के नागिन नकटी में आयोजित हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी जो दिया था वहां पे गलती से मैं आपको 2022 बता दिया, आप लोग सुधार कर लेंगे। 2021 में ये पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ था नागिन नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में।
जमुई की बात करें तो जमुई जिला बिहार के 9 प्रमंडल में से मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिलाकर 6। ये जिले हैं मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 36वां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को कितनी राशि सब्सिडी देने का फैसला किया है। तो नवीनतम फैसले के आधार पर जो सब्सिडी राशि प्रदान की गई, इसका राइट आंसर होगा 13,114 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल अगर हम बात करें यहाँ पर विद्युत नियामक आयोग की, तो इसने मतलब इस संस्था ने अभी हाल ही में 24.10% बिजली दरों में इजाफा करने का फैसला किया था। लेकिन नीतीश सरकार ने अभी हाल ही में यह फैसला लिया कि इस इजाफे से बिहार के लोगों को अतिरिक्त बिजली का शुल्क नहीं देना पड़े, जिस वजह से अभी हाल ही में ये सब्सिडी राशि का देने का फैसला किया, जिसके बाद बिहार में जो बिजली का दर है वो अपरिवर्तित रहा। अगर ये सब्सिडी राशि जारी नहीं किया जाता तो बिजली का दर जो था बिहार में वो बढ़ जाता। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें को ध्यान रखना आपको, ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है और इनसे पहले ये रिकॉर्ड जो था ये पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था। ये सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं ये 40वें नहीं बल्कि 41वें राज्यपाल जो है बिहार के, ये है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा और आपको वीडियो देख के बहुत मजा भी आया होगा। और जो जानकारी हमने आपको इस कोर्स के बारे में दिया था, जो ऑफर है, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस ऑफर का लाभ जरूर से जरूर ले लीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना कि 101 विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। ये बहुत जल्दी, ये मतलब जो कूपन कोड है ये समाप्त हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका लाभ लेकर इसमें शामिल हो जाइए। और यहाँ पर जो तैयारी आपकी होगी वो उत्कृष्ट लेवल की होगी, जो कि खास करके हम बात करें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी पहले इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे वही इसका लाभ ले पाएंगे। अब आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो भी जानकारी लिखेंगे विस्तार पूर्वक लिखेंगे, और विस्तार से लिखने का फायदा निश्चित तौर पर आपको होता है, आपको मैंने कई बार बताया है। अब जाते जाते इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।